नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली क्लास में मैं आपको क्या बता रहा था बच्चे, मैंने यही बताया था कि अंतिम वस्तु और सेवा क्या होती है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि वह वस्तु जो उपभोक्ता तक पहुंचती है वही अंतिम वस्तु है। फिर से मैं कह रहा हूं कि वह वस्तु जो उपभोक्ता तक पहुंचती है, कस्टमर तक पहुंचती है, कंज्यूमर तक पहुंचती है, उसे ही आप क्या कहते हैं बच्चे, अंतिम वस्तु कहते हैं। और गणना किसकी होगी, केवल अंतिम वस्तु और सेवा की क्या होगी, गणना की जाती है। जैसे मान लीजिए बच्चे कि अगर कोई किसान अपने खेत में गेहूं की फसल लगाता है तो उससे गेहूं उपजती है। अब जो गेहूं उपजा उसे वो कहाँ लेके गया, मिल में। मिल में गेहूं से क्या बना, आटा बना। लेकिन अगर कोई डबल ब्रेड बनाने वाली कंपनी है तो वो उस आटे को क्या करेगी, खरीदेगी और खरीद कर क्या बनाएगी, डबल ब्रेड। तो हमने ये देखा कि किसान ने क्या उपजाया, तो बच्चे गेहूं, गेहूं से फिर क्या बना, आटा, ठीक है। और इसी आटे से फिर क्या बना बच्चे, ब्रेड। तो अगर मुझे खरीदना होगा तो मैं क्या खरीदूंगा, इसका मतलब मैं ब्रेड खरीदूंगा। तो उपभोक्ता के पास कौन सा वस्तु गया बच्चे, ब्रेड गया। क्या गेहूं और आटा गया, नहीं, उसे तो ब्रेड लेना था। तो उपभोक्ता के पास क्या पहुंचा, ब्रेड। तो जब उपभोक्ता के पास ब्रेड पहुंचा तो इसी ब्रेड को हमने क्या नाम दिया, अंतिम वस्तु। तो याद रखिएगा कि जो उपभोक्ता तक पहुंचेगा वही क्या कहलाएगा बच्चे, अंतिम वस्तु। लेकिन अगर आप गेहूं और आटे को देखें तो क्या यह अंतिम रूप से उपभोक्ता के पास गया, नहीं, ये तो इसके बीच में ही रह गया। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि ऐसी स्थिति में गेहूं एवं आटा को क्या कहते हैं हम, मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में जब कोई भी वस्तु बनती है तो जब तक वो फाइनली अंतिम रूप से तैयार नहीं होती तो उस बीच में जो जो वस्तुएं यूज होती है सबको हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। और अंतिम वस्तु वो है जब वो पूरे तरीके से तैयार होकर के उपभोक्ता के पास, कस्टमर के पास क्या होती है बच्चे, पहुंच जाती है। पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है। और याद रखिएगा कि मूल्य केवल अंतिम वस्तु का देखा जाता है। याद रखिएगा मूल्य केवल किसका देखा जाएगा, अंतिम वस्तु का, क्योंकि गेहूं और आटे का मूल्य इसके अंदर समाहित होता है। जैसे मान लीजिए बच्चे गेहूं जो है वो 8 रुपए का हुआ, चलिए कल्पना करते हैं, आटा जो हुआ वो कितने का हुआ, 10 रुपए का हुआ। पर अगर मैं ब्रेड की मूल्य देखूं तो कितना हुआ, 15 रुपए। तो क्या मुझे गेहूं का भी मूल्य देना होगा, आटे का भी मूल्य देना होगा और ब्रेड का भी, नहीं, मुझे मूल्य सिर्फ किसका देना है, ब्रेड का। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जो है वो इसके अंदर समाहित है, इसलिए हम कभी भी मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को नहीं लेते। हम किसके मूल्य को लेंगे, अंतिम वस्तु को। तो जो हमने 15 रुपए दिया वही अंतिम वस्तु का मूल्य था, जिसमें ये सारे मूल्य क्या थे, अपने आप उसके अंदर समाहित थे। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे, ठीक है। अब याद रखिएगा कि अंतिम मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य समाहित होता है। मैंने अभी आपको बताया कि अंतिम वस्तु के मूल्य में सभी जो मध्यवर्ती वस्तुओं का उसका मूल्य पहले से शामिल होता है, इसलिए हमें उसका मूल्य देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब केयर कीजिए, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित, यहां बच्चे केयर कीजिएगा, किसी विशेष वर्ष में मतलब कोई भी वर्ष हो बच्चे, किसी विशेष वर्ष में, किसी विशेष वर्ष में, क्लियर है बच्चे, कोई भी वर्ष हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो या तृतीयक हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। फिर से याद रखिए, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित, प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित, याद रखिएगा बच्चे, उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा, अंतिम वस्तु एवं सेवा, क्लियर है बच्चे। फिर से देखिए, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य, क्लियर हो गया बच्चे। फिर से केयर कीजिएगा कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य उस
वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी देता है। सेवा का जो मूल्य है उस वर्ष में क्षेत्रकों द्वारा, केयर कीजिएगा सभी बच्चे, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य उस वर्ष में, क्लियर है बच्चे, मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रकों द्वारा उत्पादन या क्षेत्रकों द्वारा उत्पादन की जानकारी देता है। उत्पादन की जानकारी देता है कि हाँ भाई इतना जो है उत्पादन हुआ है। सभी बच्चे याद रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रकों द्वारा उत्पादन की क्या करता है, जानकारी देता है। और याद रखिएगा बच्चे कि इन्हीं उत्पादन के जो मूल्यों का योगफल है वही देश का क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है। जरा मैं मिटा दूं बच्चे इसको, फिर आप अपने अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, यहां देखिए बच्चे, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, आई रिपीट, मैं फिर से आपको समझा देता हूं। आप आराम से सभी चीजों को सीखिए, थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं बच्चे, सभी लोग ध्यान से सुनिए, बोर्ड पर देखिए। किसी विशेष वर्ष में किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा का मूल्य, अंतिम वस्तु एवं सेवा का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रकों द्वारा उत्पादन की क्या देता है, जानकारी देता है। याद आ गया बच्चे। और तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन का जो योगफल है, अब याद रखिएगा कि इनके उत्पादन का जो योगफल है, उत्पादन का योगफल, क्लियर है बच्चे, वो मूल्य की बात है। मैं पहले समझा देता हूं, किसकी बात है बच्चे, मूल्य की। तो ये जो उत्पादन का जो योगफल है उसे हम देश का, योगफल है उसे देश का क्या कहते हैं बच्चे, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। देखिए मैं फिर से आपको समझा दूं कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रकों द्वारा उत्पादन की जानकारी देता है। अब उत्पाद का जो योगफल है वही उस देश का क्या हो गया, सकल घरेलू उत्पाद हो गया। यानी तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन का योगफल ही हम उस देश का क्या कहते हैं बच्चे, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और इस बात को याद रखिएगा कि यह किसी देश के भीतर उत्पादित, किसी भी देश के भीतर उत्पादित उस वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवा का क्या है, मूल्य है। तो याद रखिएगा कि यह उस वर्ष में उत्पादित, उस वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा का मूल्य है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। तो ये था सकल घरेलू उत्पाद। तो हम पूरे तरीके अच्छे से समझ चुके हैं कि किसी भी देश के भीतर उस उत्पादित किसी विशेष वर्ष में अंतिम वस्तु और सेवा का जो मूल्य है वही क्या है, हमारा सकल घरेलू उत्पाद है। और याद रखिएगा बच्चे, सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता को बताता है। याद रखिएगा कि सकल घरेलू उत्पाद क्या बताता है बच्चे, तो ये अर्थव्यवस्था की विशालता को बताता है कि कितना विशाल है। पूरी बात समझ में आ गई। तो याद रखना है आपको कि जो सकल घरेलू उत्पाद है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की किसको बताता है बच्चे, विशालता को बताता है। और भारत में यह मापन का जो कार्य है केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा की जाती है। इस बात को याद रखिएगा कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद कौन मापता है, तो केंद्र सरकार का मंत्रालय मापता है। याद रखिएगा कि भारत में यह मापन, भारत में यह मापन
केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा की जाती है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा ही इसकी मापन की जाती है। यही था सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या सकल घरेलू उत्पाद तो तीनों क्षेत्रकों की अंतिम वस्तु और सेवा का क्या था, मूल्य था, लेकिन क्या क्षेत्रकों में परिवर्तन भी होते हैं? अगर कोई ऐसे पूछे तो बच्चे हमें अगले पॉइंट में इसी बात को समझना है कि क्या क्षेत्रकों में परिवर्तन भी होते हैं। तो बच्चे अगर क्षेत्रकों में परिवर्तन देखना है तो इसे हमें इतिहास के साथ जोड़कर देखना होगा। याद रखिएगा बच्चे, हमें किसके साथ जोड़कर देखना होगा? इतिहास के साथ जोड़कर देखना होगा। तो चलिए हम इसे अपने अगले पॉइंट में समझते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है बच्चे वो है क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। तो चलिए इसको सीखते हैं बच्चे। पहले याद रखिएगा कि अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में विकास की प्रारंभिक अवस्था में, याद रखिएगा कि कितने भी आप देशों को देख लें, अगर मैं विकसित देशों की बात करूं तो अधिकांश विकसित देश के इतिहास में हम अगर जाएं बच्चे, तो जब वो प्रारंभिक अवस्था में थी उनकी अर्थव्यवस्था, तो प्राथमिक क्षेत्र ही महत्वपूर्ण था। याद रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र ही महत्वपूर्ण था। तो हमने ये देखा कि विकसित देशों के प्रारंभ में, विकसित देशों के प्रारंभिक समय में प्राथमिक क्षेत्र ही क्या था बच्चे? महत्वपूर्ण था। इसका मतलब है कि हम आज किसी भी अगर विकसित देश की बात करें तो विकसित देशों के अगर इतिहास में हम चले जाएं तो जब उनकी अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक समय था, विकास का समय था, तो हमने ये देखा कि उनकी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र ही क्या थी? महत्वपूर्ण थी। इसका मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्र महत्वपूर्ण थी। इसका मतलब है कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण था? कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण थे। याद रखिएगा बच्चे कि मैंने आपको सिखाया था कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उसकी सहयोगी चीजें आती हैं। तो हमने ये देखा कि विकसित देश के प्रारंभिक अवस्था में उसका प्राथमिक क्षेत्र महत्वपूर्ण था। इसका मतलब है कृषि क्षेत्र क्या था? महत्वपूर्ण था। लेकिन याद रखेंगे कि जैसे समय बढ़ा तो कृषि की प्रणाली में परिवर्तन आया। क्या आया बच्चे? कृषि की प्रणाली में परिवर्तन भी आया, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो जाहिर है कि प्रणाली में परिवर्तन आएगा। अच्छा, अब अगर प्रणाली में परिवर्तन आया तो फिर हमने ये देखा कि उत्पादन बढ़ा। क्या हुआ? उत्पादन बढ़ा। याद रखिएगा बच्चे कि कृषि क्षेत्र की प्रणाली में क्या आया? परिवर्तन आया। और परिवर्तन आने से क्या हुआ कि उनका उत्पादन बढ़ा, और जैसे उत्पादन बढ़ा तो कृषि क्षेत्र क्या हो गई? समृद्धि आई, समृद्ध हो गई। तो जरा सोचिए बच्चे कि अगर कृषि क्षेत्र के प्रणाली में परिवर्तन आ जाए, उत्पादन बढ़ जाए, तो कृषि क्षेत्र अपने आप क्या हो जाएगा? समृद्ध हो जाएगा। और अगर कृषि क्षेत्र समृद्ध हो जाएंगे तो क्या सभी लोग खेती का ही काम करेंगे? नहीं, क्योंकि कृषि क्षेत्र तो समृद्ध हो चुका है। अब क्या करेंगे कि इसके बाद लोग दूसरे कार्य भी करने लगेंगे। याद रखिएगा बच्चे कि लोग दूसरे कार्य करेंगे। अब लोगों ने क्या किया? दूसरे कार्य भी करना शुरू किया, क्योंकि कृषि क्षेत्र में समृद्धि आ गई थी, सबको खेत में लगने की जरूरत नहीं थी, उत्पादन भी बहुत था। अब लोगों ने क्या किया? दूसरा कार्य भी करना शुरू किया। और अगर दूसरा कार्य उन्होंने करना शुरू किया तो याद रखिएगा बच्चे कि शिल्पियों एवं व्यापारियों में वृद्धि आई। शिल्पियों एवं व्यापारियों की संख्या बढ़ी। शिल्पियों एवं व्यापारियों की भी संख्या क्या हो गई?
बढ़ गई, क्योंकि लोग शिल्पी का मतलब है बच्चे हाथ से तरह तरह का काम करना, व्यापारी मतलब जो व्यापार करते हो, सामान की खरीद फरोख्त करते हैं। तो हमने देखा कि शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या तेजी से बढ़ी। तो बच्चे अगर शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या तेजी से बढ़ेगी तो क्या खरीद बिक्री नहीं बढ़ेगी? तो याद रखिएगा कि क्रय और विक्रय भी बहुत तेजी से बढ़ा। याद रखेंगे, क्रय विक्रय तेजी से बढ़ा, तेजी से बढ़ा, यानी खरीद फरोख्त भी क्या हुई बच्चे? तेजी से बढ़ी। फिर से देखिए, कृषि क्षेत्र के प्रणाली में परिवर्तन आया, उत्पादन बढ़ी, समृद्धि आई, लोगों ने दूसरे कार्य करना शुरू किए, शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या बढ़ी, क्रय विक्रय भी तेजी से क्या हुआ? बढ़ने लगा। अब अनेक लोग क्या हुए बच्चे? जब तेजी से बढ़ने लगा तो अब लोग किस में लग गए? अलग अलग काम में लग गए। याद रखिएगा, बहुत से लोग जो है किस में लग गए? आप अलग अलग क्षेत्र की कल्पना कीजिए बच्चे। इसका मतलब है कि बहुत लोग क्या हो गए? बहुत लोग प्रशासन में लग गए, प्रशासक कार्य करने लगे, बहुत लोग सैनिक कार्य भी तो करने लगे। क्यों? क्योंकि विविधता आने लगी। तो याद रखिएगा कि लोगों ने प्रशासक कार्य किए, सैनिक कार्य किए, परिवहन कार्य भी किए। देख रहे हैं कैसे विविधता आ रही है? परिवहन कार्य भी लोग क्या हुआ बच्चे? तेजी से करने लगे। और इससे क्या हुआ कि इस तरीके से क्या हुआ कि अब अधिकांश ऋतुएं जो प्राकृतिक उत्पादक थी, केयर कीजिएगा सभी बच्चे, तो पहले इस चीज को फिर से सीखिए बच्चे कि उत्पादन बढ़ा, समृद्धि आई, लोग दूसरे कार्य करने लगे, शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या बढ़ी, क्रय विक्रय तेजी से बढ़ी, अब लोग प्रशासक भी बनने लगे, सैनिक भी बनने लगे, परिवहन कार्य भी करने लगे। पूरी बात समझ में आ गई? तो हमने देखा कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था जो है तेजी से बदलने लगी। तो प्रश्न है कि क्या प्राथमिक क्षेत्र का महत्व घट गया? क्या प्राकृतिक वस्तुओं का महत्व घट गया? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि इसके बाद भी अधिकांश वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद ही थी। याद रखिएगा कि इसके बाद भी अधिकांश वस्तुएं क्या थी? प्राकृतिक उत्पाद थी। ठीक है, कार्य में विविधता आई, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि प्राथमिक क्षेत्र जो है वो खत्म हो गया। याद रखिएगा कि अभी भी अधिकांश वस्तुएं कैसी उत्पादन थी? प्राकृतिक उत्पादन थी। इस बात को हमें याद रखना है बच्चे। अधिकांश वस्तुएं अभी भी प्राकृतिक उत्पादन थी। तो हमने देखा कि अभी भी जो अधिकांश वस्तुएं हैं वो कैसी उत्पादन थी? प्राकृतिक उत्पादन थी। इसका मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्र अभी भी क्या था? मजबूत था। क्लियर है? अच्छा, फिर भी याद रखिएगा, और प्राथमिक क्षेत्र में ही, ठीक है, अधिकांश लोग रोजगार भी करते थे। और हमने ये देखा कि प्राथमिक क्षेत्र में अभी भी, प्राथमिक क्षेत्र में अभी भी अधिकांश लोग कार्य करते थे। अभी भी अधिकांश लोग कार्य करते थे। तो हमने ये देखा कि अभी भी अधिकांश वस्तुएं प्राकृतिक उत्पादन थी, और अभी भी प्राथमिक क्षेत्र में अधिकांश लोग क्या कर रहे थे? कार्य कर रहे थे। लेकिन याद रखिएगा बच्चे कि लंबे समय के बाद विनिर्माण की नई प्रणाली से फिर कारखाने अस्तित्व में आने लगे। याद रखिएगा कि लंबे समय के बाद, लंबे समय के बाद विनिर्माण की प्रणाली से, विनिर्माण प्रणाली से अब जो है बच्चे कारखाने अस्तित्व में आने लगे, क्योंकि चीजें तो बदलेंगी ही। अब कारखाने भी अस्तित्व में क्या होने लगे? आने लगे। लेकिन उसके लिए हमने क्या देखा कि लंबा समय लगा, विनिर्माण प्रणाली में सुधार हुई और कारखाने भी अस्तित्व में आए। अस्तित्व में कारखाने आए और फिर धीरे धीरे कारखानों का क्या हुआ बच्चे? प्रसार भी हुआ। तेजी से कारखाने फिर फैलने भी लगे। और याद रखिएगा कि अब खेतों में काम करने वाले लोग कारखाने में आ गए। ये भी बच्चे हुआ कि खेतों में काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले, जब क्योंकि समृद्धि आ चुकी थी, बहुत लोग खेती छोड़कर अलग अलग काम भी कर रहे थे। तो याद रखिएगा कि खेतों में काम करने वाले जो लोग थे, अब वो कहां आकर काम करने लगे? कारखाने में काम करने लगे। इसका मतलब है
कि जो उनके पास अतिरिक्त समय था उन्होंने उसको किस में यूज किया, कारखाने में यूज किया। इसका मतलब है कि कृषि क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ा, और जब आप कारखाने में काम करने लगे तो कारखाने में भी उत्पादन बढ़ा, तो कहीं ना कहीं लोगों का रोजगार भी तो बढ़ा, आय भी तो बढ़ी, उत्पादन भी तो बढ़ी। और याद रखिएगा कि इससे जो कारखाने से जो उत्पादन होता था वो हमें कैसे मिल जाती थी, सस्ती दर पर उत्पादन होता था, क्योंकि बच्चे मशीनों से बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, तो कीमत क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। तो सस्ती दर पर जब उत्पादन होने लगा तो फिर इन वस्तुओं का प्रयोग भी तो हुआ बच्चे, याद रखिए, फिर इन वस्तुओं का क्या होने लगा, प्रयोग होने लगा। क्यों? क्योंकि वस्तुएं क्या हो गई, सस्ती पड़ने लगी, और सस्ती पड़ने लगी तो बड़े पैमाने पर इन वस्तुओं का क्या हुआ, प्रयोग हुआ, और उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र अपने आप क्या होने लगा, महत्वपूर्ण होने लगा। तो इन घटना से हमने ये देखा कि अब जो द्वितीय क्षेत्र है वो अपने आप क्या होने लगा, मजबूत होने लगा। भाई सिंपल सी बात है बच्चे, अगर उत्पादन होगा तो द्वितीय क्षेत्र भी क्या होगा, मजबूत होगा। तो इस बात को सभी लोग समझ लीजिएगा कि बच्चे उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से, बच्चे दोनों के लिए हाथ से मैं बोल रहा हूं, उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र महत्वपूर्ण होने लगा। तो हमने देखा कि अब द्वितीय क्षेत्र का भी महत्व क्या बढ़ गया, और उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से क्या हुआ, द्वितीय क्षेत्र का भी महत्व बच्चे बढ़ गया। पूरी बात समझ में आ गई।